ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी, आज किसने प्रेजेंट करना है केस? मैंने प्रेजेंट करना है फातिमा। अच्छा ठीक है, आज है। जी मैडम। 1 मिनट। जी मैडम। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो अनीमिया की थी ना, एक तो शाजिया खटक में भी बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जी कुछ चीजें जो हैं ना, वो ड्यू हर्ट्स के अंदर हैं, जो अब समटाइम्स एमसीक्यूज आते हैं। जी उनको आपकी जो ओरल प्रिपरेशन होती है, तो प्लीज आप लोग लिख लीजिए। ये वैसे शाजिया खटक में भी लिखी हुई है, लेकिन स्टिक ये समटाइम्स वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, विच टाइप्स ऑफ आयरन प्रिपरेशंस आर अवेलेबल। ठीक है, लाइक जी फेरस मैडम। सल्फेट जो है, उसके अंदर 100 मिलीग्राम होता है, और वो होता है आइब्रेट फॉलिक और कैप्सूल आयरन 1 जो होता है। ये जी लिख लें अपने नोट्स में। जी ठीक फेरस फ्यूमेरेट होता है, 120 मिलीग्राम होता है, जो ट्राइहेमिनिक के नाम से आता है। फिर फेरस ग्लूकोनेट होता है, जो 30 मिलीग्राम होता है, वो सेंगोबेयन में होता है। फिर आयरन पोली माल्टोज कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो भी 100 मिलीग्राम होते हैं, और वो माल्टोफर में होता है। ठीक है। और है। जी आयरन मैडम। सुक्रोज जो होता है, वो 100 मिलीग्राम का होता है, 5 ml का, जो आईवी है। ये मैंने आपको ओरल प्रिपरेशंस बताई हैं, अब आईवी लिख लें। आयरन सुक्रोज की फॉर्म में है, 100 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। ठीक है। और फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज जो है, वो 500 मिलीग्राम 20 ml का इनप्यूल होता है। ठीक है। जी मैडम। कुछ प्रिपरेशंस 1 ml में भी आती हैं। ठीक है। तो मैं अभी देखती हूँ कि एनीमिया के कुछ एक दो अवायवा के जो क्वेश्चंस थे ना, अ, तो मैं ना देखती हूँ ड्यू हर्ट्स में लिखे हुए, मुझे अगर मिल जाते हैं ना, तो मैं आपको वो पेज बता देती हूँ। वो वाइवा क्वेश्चन 2-3 वहां से हैं। वैल्यूज हैं फेरिक एसिड की, और कुछ इस तरह से हैं। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि थायराइड, हाउ थायराइड अफेक्ट द कॉज द अनीमिया। किसी को पता है? ये वाइवा क्वेश्चन है। हम्म। किसी को पता है? मैडम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें, क्या क्वेश्चन था? वाई दे अनीमिया इन थायराइड डिसफंक्शन, हाइपोथायराइड में अनीमिया क्यों हो जाता है, हाइपोथायराइड में? ऑडियंस में से किसी को पता है कि वाई देर इज अनीमिया इन हाइपोथायराइड? लिख लें, ये वाइवा क्वेश्चन है। थायराइड के अंदर भी पूछ सकते हैं, और अनीमिया के अंदर भी पूछ सकते हैं। हाइपोथायराइड अफेक्ट द आरबीसीज प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, एंड इट सप्रेस द बोन मैरो। ठीक है। प्रोडक्शन को भी कम करते हैं, और मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट कर देते हैं। इस वजह से उसमें अनीमिया होता है, थायराइड की जो डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। सो दिस इज कुछ जी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, जो जब मैं केस कर रही होती हूँ तो सम टाइम मिस हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं, ताकि अब पूछ लूं आपसे डायरेक्टली, और आप लोग ये लिख लें और प्रिपेयर कर लें।
ठीक है। वैल्यूज आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए आरबीसीज इंडिसेस की। एनीमिया के ऊपर हम्म। कोई छूट नहीं है। वैल्यूज आपने, मैंने जो आपको मैंने आज लगाया मैंने ना। एक एनीमिया किस का लिंक भी किया किसके कि वाले? डॉक्यूमेंट को जरूर हाँ देखिए। लगा ले, ये तो काम ही नहीं करते। डॉक्यूमेंट आपने हाँ। जरूर देखना है। उसमें आपको सारी वैल्यूज आपको बहुत अच्छी याद होनी चाहिए। आरबीसीज इंडिसेस की वैल्यूज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। जी मैडम। एसओजीपी के चार्ट के अंदर थोड़ी सी गलती है, वो आप लोग बेशक करेक्ट कर लें, ठीक है। जी मैडम। जो इसका दूसरा चार्ट है ना, जहाँ पे इन्होंने टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, वो जो आपकी फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर बढ़ जाती है, और जो आयरन रिप्लीट होता है ना उसके अंदर कम हो जाती है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, सिर्फ ये एक फर्क है। लेकिन फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी और आयरन रिप्लीशन तक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता, बेसिक्स पे ही सब रहते हैं, ठीक है। जी मैडम। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो आप करें। सेम आयरन डेफिशिएंसी का ही केस होगा जिस दिन हमारा थैलेसीमिया का टॉपिक है। उस दिन थैलेसीमिया की एक मैं आपसे काउंसलिंग करवाऊंगी और एक मैं आपसे स्ट्रक्चर डिस्कशन करवाऊंगी। तो दो कैंडिडेट उस दिन होंगे जो थैलेसीमिया को करेंगे, ठीक है। एक से उर्दू काउंसलिंग और एक से, तो उस दिन सिकल सेल भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे सिर्फ, ठीक है। जी सिकल सेल मैडम। आया नहीं है लेकिन थैलेसीमिया मल्टीपल टाइम पास टॉक्स भी है, ठीक है। तो उसको हम उस लिहाज से, थैलेसीमिया जी। का मेरे पास है स्टेशन, तो मैं आपसे वो परफॉर्म करवा लूंगी। एक स्ट्रक्चर डिस्कशन है और एक वो है। और अगर आप में से कोई लेना चाहे मॉक्स, तो एंड वाले किसी ग्रुप के मॉक्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जो कोई अटेंड करवाते हैं, लेकिन कोई अच्छे वाले लेना मॉक्स, ठीक है। उसको तो दे, आप बताइए, गाइड कर दीजिएगा कि हमें कौन सा लेना चाहिए, अगर तो क्योंकि मैंने यही खुद प्लान कंफ्यूजन है कर आजकल। दिया आप लोगों के लिए, तो फिर मैं खुद ले लूंगी जी मॉक्स, मैडम, बल्कि ये इंडिविजुअल ज्यादा अच्छा मॉक्स। है। और अगर कोई आपके मुझे पता चले कि अच्छे हैं तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलें अब आ जाएं अब आप केस की तरफ, मैं आपका टाइमर लगाती हूँ एक्सक्यूज और हम मी बात मैम। शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जी मैडम। इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेरे जहन में आते हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को, आप पूछे भी नहीं थे और आप लोगों को पता भी नहीं है अभी। तो इसलिए ये लिख लें, जी। और ये लाजमी, ये सवाल ऐसे हैं जो आने ही आने हैं। आप ये समझे कि ये आप पेपर लीक हुआ है, ठीक है। ठीक है। जी तो मैडम। इसलिए ये वाले आपको इस इन इन पे छूट नहीं है। अनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन पे ना आपको छूट नहीं मिल सकती, ठीक है। चाहे आप जो जी। मर्जी उसमें तो जी पेश कर लें, ठीक है। जी कुछ ऐसे मैडम, ब्लंडर ये जो आपने। को नहीं हो सकता आपका। चलें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Patient ओके X मैडम। by sitting in front of you. Take the relevant history and present the case summary to the examiner. ओके मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं पिछले 4 साल से शोबे गायनी से व्यस्त हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुंदस है। अच्छा सुंदर साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 साल है। अच्छा सुंदर साहब, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। ठीक है। आप कितना पढ़ी लिखी हैं, क्या करती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ठीक है। सुंदर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? डॉक्टर साहब बेटा, मेरा एक ही बेटा है लेकिन मेरे 3 हमल जाया हुए हैं। अच्छा ठीक है। एक बेटा जो आपके पास, और अब आपका पांचवा हमल है? जी डॉक्टर साहब, मेरा 5वां हमल है। ठीक। ठीक है। बेटे से पहले और मेरे आपके। 3 हमल जाया हुए थे, एक ट्यूब में था। उसकी हम्म। दफा मेरा बहुत ज्यादा खून निकल गया था, तो मुझे कोई चार ठीक। पांच बोतलें भी लगी थी, फिर वो ऑपरेशन हुआ था मेरा। उन्होंने ट्यूब मेरी निकाल दी थी, उसके बाद फिर मेरा ठीक है। बेटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2 हमल जो और जाया हुए हैं वो उससे पहले हुए हैं या बाद में वो हुए हैं? पहले हुए थे एक एक माह के, डॉक्टर साहब। और जो छोटा बच्चा है वही आपका बेटा है सब, जो जी इससे जी, पहले वो वाला? मेरा बेटा भी 1 साल का है। ठीक है। अब आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई थी? डॉक्टर साहब आखिरी माहवारी मुझे आई थी 10 सितंबर को। 10 सितंबर को। ठीक है। अच्छा, अब आप किस मसले की वजह से यहाँ पे आई हैं? डॉक्टर साहब मुझे भी ये मसला है कि मेरा सांस, मुझे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होती है, और सीढ़ियाँ चढ़ूं या कोई भारी काम करूं तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है।
ठीक है। अच्छा अब आपको यहाँ पे आए हुए कितने दिन हो गए? आपने कहाँ से दाखिल हुई थी? आउटडोर से दाखिल हुई थी, इमरजेंसी से आप दाखिल हुई हैं? इररेलेवेंट क्वेश्चन, डोंट आस्क दिस। आपका ओके। इससे ओके मैनेजमेंट पे मैडम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये अब शॉर्ट आपको केस है, लॉन्ग केस नहीं है। ठीक है मैडम। अच्छा अब आप अच्छा आपको एक तो आपको कमजोरी और आपका सांस फूलता है घर के काम करने पे, आपने यही बताया ना? जी। ठीक है। अच्छा आप बताएंगे इसके अलावा आपको कभी ऐसा मसला होता है कि छाती में दर्द होता हो और खांसी आ जाती हो, लेटे लेटे आपका सांस फूल जाता हो और उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती नहीं, हो? ऐसा तो नहीं कोई डॉक्टर, मसला नहीं है ना? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ठीक है। कुछ नहीं होता। आपको ज्यादा सर्दी गर्मी तो नहीं लगती? नहीं डॉक्टर साहब। कभी दमे का मसला बताया हो? नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इस हमल में अब तक आपको कोई ब्लड प्रेशर शुगर का कोई और मसला बताया होगा और दो जुड़वा बच्चे बताए गए हो? नहीं डॉक्टर साहब, एक ही बच्चा उन्होंने तो बताया था। और ठीक है। शुगर का मसला नहीं है मुझे, ब्लड प्रेशर भी ठीक है। अच्छा सुंदर साहब खाती पीती ठीक है? गोश्त और सब्जियों का इस्तेमाल जी करती हैं? जी। जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मैं गोश्त तकरीबन एक दिन छोड़ के छोटा ठीक गोश्त है। हम खा लेते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि मुंह में छाले तो नहीं निकलते हो? कोई अद्वियात के इस्तेमाल कर रही हो लंबे अरसे के लिए? नहीं। कच्चे चावल और बर्फ खाने को दिल करता हो? जी डॉक्टर साहब, आजकल बहुत दिल करता है मेरा कच्चे चावल खाने को। ठीक है। अच्छा और ये बताएं कि आपको ज्यादा इस हमल में ज्यादा उल्टियां रही हो, मैदे में तेजाबियत रही जी। हो, जी ऐसा कोई डॉक्टर मसला तो नहीं साहब। हुआ? जी, शुरू के 2-3 महीने में मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां रही हैं। ठीक है। उसके इतनी बाद कि मुझे ताकत के ड्रिपें अद्वियात का लगती इस्तेमाल थी। आप करती रही हैं? अच्छा जी वो डॉक्टर साहब, अब मुझसे ठीक है। गोलियां किसी भी किस्म की खाई नहीं जाती, मेरे मैदे में बहुत तेजाबियत रहती है। ठीक है। अच्छा ये बताएंगी कि आपको ज्यादा बार बार पेशाब की इन्फेक्शन तो नहीं रहती और बड़े पखाने में खून आता हो या वहां पे तकलीफ नहीं। होती हो, सुइयां चुभती हो? नहीं, नहीं डॉक्टर ठीक है। साहब। इससे पहले आपको माहवारी ठीक आती थी? जी डॉक्टर साहब, माहवारी मुझे ठीक आती है, महीने के महीने आती उससे पहले कोई रसोली बताई गई हो? इसका कोई मसला तो नहीं था? है। नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। आपको ये बताएंगी कि आपको खानदान में किसी को खून का मसला हो, किसी को खून लगता हो? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपका जब एक दफा ट्यूब में हमल हुआ था और उस वक्त आपको कोई खून लगा था? जी, मुझे 5 बोतलें खून की थी, लगी थी। ठीक है। 5। ठीक है। इसके अलावा उसके अलावा कभी लगा है जैसे आपका बेटा हुआ था तब, या कभी जो आपका जी, हमल से आया हुआ है उसमें बेटे की दफा भी लगा था, ऑपरेशन हुआ था मेरा बेटे का, तो उसकी दफा भी एक खून लगा था। कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ था उस टाइम? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा ये बताएंगी कि आपके जो बेटा पैदा हुआ था वो नॉर्मल हुआ था, ऑपरेशन से हुआ था? जी, ऑपरेशन से हुआ था ना। ऑपरेशन की क्या वजह थी? डॉक्टर साहब, मुझसे दर्दें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर को कहा मेरा ऑपरेशन कर दें। ठीक है। आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। आपका ये हमल खुद ब खुद हुआ था या इलाज से हुआ था? आप जी, चाह खुद रही ब थी ये खुद हमल? हुआ था। जी जी डॉक्टर साहब, खुद ब खुद हुआ, चाह तो नहीं रही थी लेकिन हो गया था। ठीक। ठीक है। जैसे आपने बताया कि शुरू में आपको उल्टियाँ नहीं थी, इसके अलावा तो अब तक कोई और मसला रहा हो कि नीचे के रास्ते से कभी खून आता हो या कोई और गंदा पानी, इस तरह का कोई मसला? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मसला इस तरह, बस बेदे में जलन बहुत होती है, गोलियां नहीं मैं खा सकती। ठीक है। अच्छा आपको अभी तक बच्चे घर का अब सही महसूस हो रही है? जी, बच्चे की हरकत मुझे सही महसूस हो रही है। ठीक है। ठीक है। और पहले दिन वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया था, सब कुछ ठीक था और नॉर्मल स्कैन करवाया था 20 हफ्तों पे, अब बच्चे का साख्त का अल्ट्रासाउंड सब कुछ जी ठीक जी, बताया सब था? कुछ कोई ठीक मसला तो बताया नहीं था बताया? उन्होंने। अब तक आपको बच्चे के ऐसा तो नहीं बताया कि बच्चे की ग्रोथ कम है या कोई इस तरह का मसला बच्चे के बारे अभी में आपको तक तो कुछ नहीं बताया डॉक्टर हो? साहब, 5वें महीने के बाद मैंने कोई अल्ट्रासाउंड कराया ही नहीं। तो इसके अलावा आपको तो अभी तक कोई मसला नहीं बताया ना, और आपके मुताबिक आपकी बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है? जी पेट डॉक्टर आपका सही साहब। बढ़ रहा है? जी जी डॉक्टर ठीक है। और साहब। कुछ आप बताना? ठीक है। इसके अलावा आप मुझे कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, बस। ठीक है। अच्छा मैं आपका सुंदर मैं आपका मुआयना करूंगी, आप हाथ आगे करें, मुझे आप अपना हाथ चेक करवाएं। टेलर इज ठीक है मैं आपका अप्रिशिएटेड। हाथ ठीक है पहले रख दीजिए। अच्छा आप अपने वजन वेट पूछना था पेशेंट से, जी, पूछना मेरा आपका वेट जो है वजन और कद? वो मेरा 55 kg है। 5। और हाइट आपको पता है आपकी? जी, 5'3" है। ठीक है। अच्छा अब मैं आपकी नेल चेक करूंगी, मैं आपकी आप हाथ आगे करें और मैं आपकी पल्स चेक की रफ्तार चेक करूंगी। ठीक है। एट और 90। इसके
ठीक है, 90। ब्लड प्रेशर मैं आपका चेक करूंगी, ठीक है। 110/70। मैंने आपको 110/70, ठीक है। और ए सुनो, आप मुझे अपना फेब्रिलाइल। ब्लड ग्रुप भी बता दें साथ, कि आपको खून का ग्रुप क्या है। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपका गिलर चेक करूंगी, और आंखों का ऊपर देखें, नीचे देखें। मैंने आपको जॉन्डस चेक किया, अनीमिया चेक किया, मैं आप मुंह नेगेटिव खोले, है। मैं आपका जुबान पर, नेगेटिव है। ठीक है, जुबान बाहर निकालें। ठीक है। थायराइड एग्जामिनेशन मैं आपका नॉर्मल है थायराइड। थूक, ठीक है। अच्छा, सुंदर, मैं आपका पेट का मुआयना करूंगी, जिसमें आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी मसला हो तो आपने मुझे बता दें, ठीक है। मैं आपको कवर कर रही हूँ, हम्म। ठीक है। ठीक है, मैं आपको कहीं दर्द तो नहीं, पहले मैडम इंस्पेक्शन है, पल्पेशन, कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है। नहीं। मैं आपका, ठीक है मैडम, पल्पे फंडल हाइट एंड लाइल लाइकर एस्टिमेटेड 32। फीटल वेट एंड, जी थर्टी मैडम, टू लॉन्गिट्यूडनल कफेलिक पेन एंड स्टील ठीक है स्कार मैडम, सीन। ठीक है। शुक्रिया। प्रिय संस्कार, ठीक, ठीक है, ठीक। ओके मैम, मैडम थैंक, समराइज योर केस। समझिए। यस मैडम, मैडम डिटेल जल्दी करें फातिमा, टाइम जा रहा है। जी मैडम, मैडम आप संफिदोफन राइट 30 वीक बताई थी ना? 30 30। 30 वीक मैडम, ये तो 30 वीक की बन ही नहीं रही। कितने बन रहे हैं वीक्स? कितने वीक्स हैं आपके पास बन रहे? 10 सितंबर से। 28 वीक्स बनते हैं ना? तो ठीक है, 30 वीक्स हो सकता है आ रही हो। क्या ठीक है कंफ्यूजन है मैडम। फातिमा आपको? 2 3 4। हेलो हाँ जी फातिमा, क्या कंफ्यूजन है मैडम, इसमें? मैडम मुझे ईडीटी आपके सामने नहीं निकलती, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, ठीक है। ईडीडी को छोड़ दे, 17 जून है उसकी ईडीडी। 28 वीक्स है, चले समराइज करें ना, 40 मिनट आपने जाया कर दिए, इस तरह से तो तो मुश्किल हो 17 जून वो जाएगी। निकाल ली थी तो समराइज करें, ईडीडी को ओके छोड़े मैडम, ना। मैडम पीओजी नहीं निकल रही। ओके मैडम, सॉरी। 28 वीक्स मैंने पेशेंट बता मैडम दिए, प्रेजेंट कर रही हूँ। समराइज करें ना। ओके, ओके मैडम, पेशेंट सुंदर, 24 अब ईयर देखे ना, ऑफ बेल एज, बज मैरिड गई, फॉर आपकी केस समरी रह गई है। 4 ईयर। चलें सुनाए केस समरी, जी लेकिन आपके 10 मिनट हो चुके हैं। मैडम, पेशेंट सुंदर 24। हम्म। चलें सुनाए मैडम, सुनाए। मैडम मैं आपसे कंफ्यूज हो जाती हूँ आपके साथ। पेशेंट सुंदर, बेटे कंफ्यूज पेशेंट सुंदर नहीं ना, वहां 24 ईयर पर ऑफ नहीं होना, एज, यही तो सबसे मैरिड फॉर इम्पोर्टेंट 4 बात ईयर, है, वहां पे ग्रेविड। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, प्लीज प्लीज। डोंट बी कंफ्यूज्ड। जी, यही तो इम्पोर्टेंट है कि आपने कंफ्यूज जी नहीं होना मैडम, किसी भी सूरत में, ठीक है। जी मैडम। हम्म। Okay, madam. Patient Sundar, 24 year of age, married for 4 year, gravida 5, para 1 plus 2, previous one ectopic pregnancy at that एक minute. Patient Sundar, 24 year of age, 24 year of age, married for 4 year, gravida 5, para 1 plus 3, last childbirth 1 year back, LMP 10th September 2025, according to this expected date of delivery 17 June 2026, and a period of gestation 28 week. Patient came with complaint of weakness and shortness of breath with household work and weakness and lethargy. And on finding, patient has short pregnancy interval
last childbirth 1 year back, and patient has two miscarriages and one ectopic pregnancy. At that time, patient has a history of 5 pint of blood transfusion, and patient has poor compliance on oral emetic, and the patient has history of vomiting, excessive vomiting, and due to which IV iron transfusion, and patient has positive history of previous one C-section. At that time, 1 pint of blood transfusion. On examination, some physio fundal height, 20 general physical examination pallor positive, and other physical examination normal, and some physiofundal height in 30 centimeter, and patient came for an blood transfusion, came for blood transfusion. हम्म। हेलो। आपने ना हेलो एक मैडम। बहुत इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी ना, आईवी ट्रांसफ्यूजन्स का, आपने उसको कहा कि जी उसको आईवी ट्रांसफ्यूज हुई थी। चले वो मैं भी देखती हूँ आईवी, अब। मैडम वो वोमिटिंग के लिए मैं ये बताना चाह रही थी, एक्सेसिव वोमिटिंग थी, आईवी उसको लेकिन आपने उसके ट्रांसफ्यूजन पेशेंट हुआ। ने आपको ये नहीं बताया कि मुझे आईवी लगी है। अच्छा। मुझ- आपने कैसे उसने उसको कहा था कि मतलब पेशेंट ने ये मैडम उसने बताया कहा नहीं आपको कि आईवी लगी है, लेकिन केस समरी में आपने बोल दिया कि उसने आईवी इंजेक्टेबल लगाया। यही यही एक क्वेश्चन था, टर्निंग पॉइंट इसका, जो आपने जी। नहीं पूछा। जी मैडम। नहीं पूछा ना, जब आप ये सवाल पूछती कि अभी इस अमल में आपको अगर उल्टियां मतलियां थी तो ताकत की दवाइयां भी आप नहीं खाती थी, तो आपको एचबी पूरा करने के लिए कोई दवाई कोई इंजेक्शन लगे थे? हम्म, ये जी। सवाल आप मुझसे पूछती तो आपका केस सारा चेंज हो जाना था। जी कटिंग मैडम। का टेस्ट हुआ आज भी। 15 नंबर का था, 14 नंबर है। कटिंग के कटे हैं। मैं देखूंगी, राइटिंग के मुझे दिखाना है बस। बाकी वर्ड टू वर्ड दिखे। मैं ठीक चीज है लेके आया। जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपकी हिस्ट्री पे आती जी हूँ मैडम। कि आप डीओपी पे ईडीडी पे कंफ्यूज होगी। लेकिन प्लीज देखें अपने जिस जो भी, अभी मैं तो सिर्फ एग्जामिनर तो हूँ ही नहीं, आपकी एज अ पार्टनर हूँ, कि कोई भी नहीं है तो पार्टनर नहीं है तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ हम्म, डेली बेसिस पे, ठीक है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली, प्लीज 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 स्ट्रेस में आके अपनी चीजें, अपनी उन चीजों को मत भूलें, जी मैडम। ठीक है। जब आपको ओपीडी से आपका मैटर ही नहीं करता, वो बड़े जो जब लॉन्ग केस होते थे तब ये मैटर करता था कि आप ओपीडी से आई हैं, आप इमरजेंसी से आई हैं, कहाँ से हैं उस वक्त। अब आपको जब उसने कह दिया कि पेल्पिटेशन और ब्रेथलेसनेस है, यस गुड, आपने चेस्ट पेन फीवर और तो अपनी कार्डिक कॉजेज को आपने रूल आउट सबसे पहले कर लिया। फिर आप जब अनीमिया की तरफ आई तो आपने अनीमिया की बारी बारी चीज़ों को रूल आउट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस की आपने, कि आप जब ओरल ले ही नहीं रही थी तो क्या इस हमल में आपने हम्म, ताकत की दवाइयाँ इस्तेमाल की? आपने बकायदगी के साथ चेकअप करवाया? ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके कोई टेस्ट हुए थे? आपने ये हम्म, चीजें पूछी जैसे नॉर्मली स्कैन पूछती है, टिट्स एंड बिट्स में पूछा। हम्म, लेकिन अगर आपको आपने अपनी हिस्ट्री टेम्पलेट को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया हुआ होता और आपने आगे पीछे जी चीजें ना की हुई होती तो आपका ये क्वेश्चन मिस ना होता। हम्म, ठीक है। समझ आ रही है ना? आपने अपने जी। टेम्पलेट को छोड़ा जी है। मैडम, वो तो ये हुआ है ना ऐसे, ठीक देखिए, है। जी प्रेजेंटिंग मैडम। कंप्लेंट, जी एसोसिएटेड मैडम वो सिम्टम्स और ट्राइमेस्टर वाइज। आपने ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री को जी मैडम। मतलब बस सर से उड़ा दिया। इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं पूछी आपने? सवाल है ना, जब आपने नॉर्मली स्कैन पूछा मैडम है मुझे तो जी आप मैडम। साथ ही पूछे इस हमल में आपने। मैडम मुझे ये था जी, हम्म आपको क्या था? मैडम मैं ये कह रही थी कि उसे ओरल नहीं ली ना, तो मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मैं उसे आईवी पूछती। मैं मेरे माइंड में ये था कि मैं नेक्स्ट उसके प्लान में आईवी डालूंगी। वो प्लान तो आपका आईवी वो यहीं से डिसाइड हो गया, लेकिन पूछे तो सही कि इस हम्म। हमल में तुम अब 28 वीक्स पे जी मेरे मैडम। तक आ गई भी हो, पेल्पिटेशन ब्रेथलेसनेस के साथ है, तो तुमने अभी तक ट्रीटमेंट क्या ली है? अगर आयरन तुमने हम्म। नहीं ली है इस प्रेगनेंसी में तो कैसे लिया आयरन? दैट वाज, तुम मुझे जी ये मैडम। सवाल पूछती, यहीं पर टर्निंग पॉइंट था। जी शी इज द मैडम। केस ऑफ थैलेसीमिया माइनर।
ये हम्म 3 ट्रांसफ्यूजन लगाने के बाद भी एचबी जो है वो 7 की 7 थी। फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसको। किसी ने ये हम्म बात देखी ही नहीं इसके अंदर अभी तक। वो ग्रेविडा 5 हो गई हम्म थी और किसी ने ये बात नोट ही हम्म नहीं की। उसने इंजेक्टेबल आयरन लगा दिए और जब हम्म एचबी रिपीट कराई तो वो 7 की 7, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। ये सवाल आपने पूछना था, टर्निंग पॉइंट हो जाना था। हम्म, मैंने केस इसलिए आपको पहले बता दिए कि आगे अब आपकी जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो ये सब, ये टर्निंग क्वेश्चन था। अगर आप जी अपनी मैडम। हिस्ट्री टेम्पलेट को ना छोड़ती और आप ट्राइमेस्टर हम्म वाइज की हिस्ट्री को इग्नोर ना करती, आपने ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री को इग्नोर किया है। जी आप मैडम, चलिए मुझे बहुत था कि अच्छा टाइम है, शॉर्ट है। आपने प्रेजेंटिंग बेटा बिल्कुल सही, सही कह रही हैं, आपका टाइम हम्म, बहुत तेज हो रहा था। लेकिन एक सवाल जी मिस, बाकी सब पूछ लिया। एक जी आपने पूछा भी अनॉमली स्कैन करवाया, आप अनॉमली स्कैन ना पूछती, आप पूछती इस संबल में आपने अपने खून के टेस्ट करवाए हैं, 5वें महीने का अल्ट्रा, एक जुमला बना लो। शुरू के जी हमल में मैडम। अल्ट्रासाउंड हुआ, खून के पेशाब के कोई टेस्ट हुए, 5वें महीने में बच्चे की साख्त का अल्ट्रासाउंड हुआ। आपने सिर्फ बच्चे की साख्त का पूछा ना, तो इसको एक हम्म जुमला बनाओ। बेशक जुमला एक ही रखें, लेकिन हम्म आपने अपनी टेम्पलेट नहीं छोड़नी। ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री आपने स्किप कर दी, एक सवाल जी सिर्फ मैडम। पूछ लिया। डेटिंग स्कैन भी नहीं पूछा। वो बच्चे आपने बताया कि एक हमल बताया, एक हमल बताया, एक बच्चा बताया या 2 बच्चे, वो तो आपने ट्विंस को रूल आउट किया, वो हम्म, तो आपने कॉज ऑफ एनीमिया को रूल आउट किया। बट ट्राइमेस्टर वाइज में तो कुछ नहीं पूछा सवाए अनॉमली स्कैन के। तो अपनी जी मैडम। हिस्ट्री का टेम्पलेट नहीं छोड़ना किसी भी स्टेज के ऊपर। जी ठीक है। मैडम। जी मैडम। फिर दोबारा से आपसे हिस्ट्री टेम्पलेट जो है वो शेयर आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि एनीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस तरह से तो टाइम नहीं है कि हम रिपीट पे एनीमिया का केस भी लें, लेकिन ये कि आप अपनी हिस्ट्री और टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा रखें। प्रॉब्लम सिर्फ एक होगी कि छोटा सा सवाल भी आपने आपने हिस्ट्री अच्छी ली है, लेकिन आप अपने टेम्पलेट में से सिर्फ एक चीज स्किप कर गई, तो खून के टेस्ट ट्राइमेस्टर नहीं। वाइज को। और वो भी कोई जी। स्किप नहीं हुई, पूछी है हम्म आपने, लेकिन जिस अंदाज से पूछनी चाहिए, देखो नजर आ रही है स्क्रीन पे। जी मैडम। हाँ, देखिए, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, एसोसिएटेड सिम्टम्स और ट्राइमेस्टर वाइज। जब गायनी का केस आएगा तो यहाँ पे जो ट्राइमेस्टर वाइज की जगह पे आपके गायनी रिलेटेड, कॉज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बात ये कि आपने एक एनीमिया, अगर एक पेशेंट का रूल आउट करना है और आपने माहवारी को पूछना है, व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट अ फाइब्राइड और रसोली, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या आपको माहवारी ज्यादा तो नहीं आती। दैट इज द ठीक है। क्वेश्चन फॉर एनीमिया। फाइब्राइड का ठीक। होना जरूरी नहीं है, माहवारी का ज्यादा आना एनीमिया कॉज कर सकता है। समझ आई। जी मैडम। जी मैडम, मैं पूछना वही चाहती थी, अब क्वेश्चन हाँ, से ही आपने बता सवाल अपने ठीक दिया। जी। रखें ना। और सवाल जी आपके मैडम। हमेशा याद रखें। जो भी आपने देखे, मेरा भी जो मैंने आपको अनीमिया का टेम्पलेट शेयर किया वो अपने हाथ से लिखा हुआ है, वो तैयारी के दौरान ही लिखा है। और ऐसे ही जब डॉक्टर नाहीद क्लास ले रही होती थी तो हम साथ साथ सवाल उर्दू में लिखते जाते थे। इसीलिए तो डॉक्टर पलवशा भी जब शेयर करती हैं बेचारी, तो वो उस तरह के लिखे हुए होते हैं कि हम ही समझ सकते हैं और हम ही पढ़ सकते हैं। तो आज मैं भी डॉक्टर पलवशा से यही डिस्कस कर रही थी कि इन नोट्स को किस तरह से टाइप करें। पहले लिखने में इतना टाइम लगाया हाथों से, अब उसको अगर इनके लिए टाइप करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम सोच रहे थे कि कोई हायर कर ले बंदा जो हमें टाइप करके दे दे। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि उस इन हिस्ट्री टेम्पलेट्स पे आपने काम करना है और रट्टा लगाना है। ठीक है। जी मैडम। सब लोगों ने लिखे होते हैं, सिर्फ मैंने नहीं लिखे होते या डॉक्टर पलवैशा ने नहीं लिखे होते, हर एक ने अपने अपने लिखे होते हैं। और यही होता है, जैसे अभी बैठे हुए हो ना, सिर्फ सुन रहे हो तो हम्म साथ साथ लिखते जाएं यही सवाल, आपकी हिस्ट्री टेम्पलेट यहीं पे बैठे बैठे बन जाता है। ठीक है। सो जी प्लीज, मैडम। और देखिए मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब आपने जब अबॉर्शंस की हिस्ट्री ली तो उसमें भी आपने ब्लीडिंग के बारे में नहीं पूछा। हम्म ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री को भी आपने थोड़ा सा बहुत शॉर्ट कर दिया। ठीक है। जी मैडम। और बड़ी जी मैडम। सिग्निफिकेंट हिस्ट्री थी इसकी ऑब्स्टेट्रिकल ना।
हम्म। आपके अब सवाल क्या पूछ, आपके पहले दो हमल जाया हुए थे, क्या उसमें खून ज्यादा पड़ा था, कोई सफाई हुई थी उसमें? उसने कहा नहीं, मेरा तीसरा हमल ट्यूब में ठहर गया था और वो जाया हुआ था और उसकी दफा मुझे 5-6 खून लगे थे। अच्छा, उसके बाद आपने पूछना था इतना ज्यादा। देखो, एक पेशेंट कह रही है 5 ब्लड लगे हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ये पेशेंट आईसीयू केयर या उसमें तो नहीं गई थी। 5 ब्लड जी कोई, मैडम। आपने कभी टॉपिक में सुना है 5 ब्लड? नहीं, नहीं और मैडम। पेशेंट बोल भी रही है कि मैं तो मरते मरते बची थी उस वक्त। मैम रप्चर एक टॉपिक में गई हो ना शायद। यही ना, और रपचर्ड में ही थी ना। और रपचर्ड में भी फिर शॉक में गई, फिर शॉक के बाद उसको ब्लड लगे, वो आईसीयू में रही। फिर 10-12 दिन वो आईसीयू में रही, फिर वो डिस्चार्ज हुई। ठीक है। तो इसे जी फिर मैडम। इंपॉर्टेंट बात है, शी इज मैरिड फॉर 4 years एंड ग्रेविडा 5। जी। इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल है ही नहीं उसका। बच्चा, एक टॉपिक हुई, बच्चा भी पैदा कर लिया उसने, ऑपरेशन भी करा लिया। लास्ट चाइल्ड बॉर्न उसने 1 year बताया, लेकिन वो 1 year था नहीं, उसने अपने ही अंदाजा लगाया हुआ। 1 year का बच्चा भी है, 28 वीक्स की, फिर प्रेग्नेंट है। हम्म। तो आप उसकी जरा, मतलब माशाल्लाह ट्यूब की एक ट्यूब है उसके पास और वो भी इतनी फर्टाइल है। ठीक है। जी मैडम। तो ये चीजें नोट करने वाली हैं। ये तो भी मैं आपसे आगे रिस्क, लेकिन अब मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि ये रिस्क जी। फैक्टर्स आपने नहीं लिखे, मुझे समझ आ रही थी आप, क्योंकि आपकी हिस्ट्री से पता चल रहा था आप इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। हम्म। आपके सवाल बता देते हैं कि जब आप पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री को सही तरह से लेती तो ये रिस्क फैक्टर बीच में से निकल आना था। कि यार, ये जी तो इसने मैडम। तो कॉन्ट्रासेप्शन का पूछा ही नहीं। कॉन्ट्रासेप्शन का नहीं ना पूछा। नहीं पूछा, नहीं पूछा। हम्म। सपोर्ट एट होम पूछा। नहीं। हम्म। Yes। तो दो इंपॉर्टेंट सवाल जिनसे आपकी चीजें आगे मैनेज होनी थी, मैनेजमेंट में फर्क पड़ना है। इस पेशेंट को जी मैडम। आपने लार्क एडवाइस करनी है। मैडम ठीक है। सपोर्ट से क्या फायदा होता, मतलब सपोर्ट से क्या होता है फायदा? सपोर्ट सिस्टम से फायदा ये होगा ना कि एक पेशेंट जो है उसकी, आपको डाइट से तो पता चल गया वो डाइट करते, लेकिन ये भी तो पता चलेगा ये इसको केयर कितनी देंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस तो दे नहीं रहे। और ये सवाल हम्म। पूछने का मकसद ये होता है कि समटाइम्स हिस्ट्री में कुछ भी नहीं निकल रहा होता, जब आप स्पोर्ट एट होम पे आते हैं तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस मिल जाता है। हम्म। तो यस मैडम, सपोर्ट यू एट आर होम राइट। को आपके हिस्ट्री टेम्पलेट में डालने का मकसद ये है कि अगर आपका स्टेशन डोमेस्टिक वायलेंस का है, आपको कहीं से नहीं अंदाजा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का है केस, कोई हिंट नहीं होगा। जो लास्ट टाइम भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया था, वो पेशेंट अनीमिक थी और सब अनीमिया समझ रहे थे, लेकिन बाद में एंड पे कुछ सबक, कुछ उसने हिंट फिर दिए कैंडिडेट्स को कि ये है, तो फिर उसने अपने बाजू के ऊपर नील का निशान बनाया हुआ था। उसने फिर अपना बाजू हम्म। ऊपर किया, तो वो किसी ने पिक करना है नील का निशान, तो उसको पता चलना है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। तो सपोर्ट एट होम को आपकी टेम्पलेट में डालने का मकसद ही है कि अगर किसी स्टेशन के ऊपर आपका डोमेस्टिक वायलेंस का स्टेशन है तो यू कैन रिकॉग्नाइज इट। और वो पेशेंट ऐसे ही आएगा, बार बार आ रही है, कभी एनीमिया हो रहा है, कभी सांस तेज हो रहा है, कभी पेल्पिटेशंस हो रही हैं। ठीक है। तो सपोर्ट एट होम को टेम्पलेट में डालने का मकसद ही यही है कि यू रिकॉग्नाइज कि कोई डोमेस्टिक, और आम लाइफ के अंदर भी ये सवाल आपकी फिर आदत बन जाती है, ताकि यू कैन रिकॉग्नाइज द डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ योर पेशेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल। तो फातिमा, टाइम मैनेजमेंट पे गौर करें और प्लीज प्लीज टेम्पलेट नहीं छोड़ना। चाहे आपका जी टाइम मैडम, अब नहीं कितना ही छोड़ूंगी। तेज जा रहा हो, टाइम थोड़ा सा, आप इररेलेवेंट हम्म। क्वेश्चंस को नहीं देखेंगी तो आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज हो रहा। हम्म। टाइम मैनेजमेंट हम्म। में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी जब तक आप कंफ्यूजन का हम्म। शिकार नहीं हुई। जहां आप कंफ्यूज हुई हैं जी ना, और मैं आपने कंफ्यूज हूँ। जहां मैंने आपने 10th और अपनी, 9th। जहां आपकी जी। नजर गई है ना कि जी 6 मिनट हो गए हैं, वहां पे आपने जी। कंफ्यूजन शुरू कर दी है। जब आपका छह अ, मिनट हुए हैं मेरे जी। पास, तो आपकी कंफ्यूजन वहां से शुरू हो गई थी। मैडम मैं ये भी कंफ्यूज हुई थी कि इतना कंफ्यूज हुई थी कि मैंने 10 सितंबर को ना 10 अक्टूबर समझ लिया था, यानी कि इतनी कंफ्यूज मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ,
तो गौर मैं से इतनी सुनना ज्यादा है और कंफ्यूज हो गौर गई से थी। लिखना है, जो सुना है वो उसको लिखना है। यही वाली जी कंफ्यूजन होती हैं। जी ठीक है। मैडम। तो इन्हीं की वजह जी से मैम। आप केस समरी में थोड़ा कंफ्यूज होगी कि 10 सितंबर। जी यू कैन आस्क अगेन, अगर आपको कोई कंफ्यूजन, आपने आखिरी माहवारी अपनी 10 अक्टूबर बताई है, इस अंदाज से पूछें हम्म कि एग्जामिनर को ये भी ना पता चले कि आप भूल गई हम्म हैं, या एग्जामिनर को ये हम्म भी पता ना चले कि आप रिकन्फर्म कर रही हैं। ठीक है। जी मैम। मैडम आपके साथ ना एग्जामिनर वाली फीलिंग आती है, इतने टाइम बाद आपको प्रेजेंट किया था ना, तो मुझे ना बहुत एंग्जाइटी हो रही एग्जामिनर थी। वाली फीलिंग ना ना रखा करो, लेकिन अच्छी बात है, मैडम आपके एग्जामिनर वाली साथ। फीलिंग रखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जामिनर जी वाली। मैडम। जी मैडम। ठीक है। चले केस समरी एक और कोई सुना दे मुझे इसी की। किसने सुनानी है केस समरी? क्विकली बोल दिया करो, चिट्ठी ऑप्शन होती है ना, जो पहले बोल देगा वो कर देगा। मैडम मैं सुनाओ। गुलशन जी सुनाए। हेलो मैडम, साइलेंट रहने आवाज आ का रही ना है कोई मेरी? फायदा नहीं होता किसी भी ग्रुप के अंदर। ठीक है। कोई फायदा नहीं होता साइलेंट होने का, बोलो, जिसको मौका मिले वो बोले। जी। जी गुलशन सुनाए मुझे केस समरी। जी जी मैडम, एक इसके बाद सना मैडम आपने मुझे अभी समरी सुनानी देखा, है, आपने केस एक सुनानी है मिनट, समरी मुझे। पेज पता नहीं कहाँ पर गया, एक सेकंड रुको। जी मैम, मैं ना यस मैडम, मैम बता। जी जी सुनाए। माय पेशेंट, आवाज आ रही है मैडम, सुनाओ। जी जी अच्छा, आ रही है सुनाए। यस मैडम। माय पेशेंट मिसेस सुंदर 24 years of the जी, my patient Mrs. Sundar, 24 years of the age, marriage is 4 year, grade of 5, para 1 plus 3. First, first two miscarriage of the first trimester, and then followed by the ectopic pregnancy, uh, 1 year back. And then after had last menstrual period is 10 June. So making gestation is the 28th week of the gestation. She presented with complaint of the easy fatigue, lethargy, and the shortness of breath since मैम कब से था ये मैंने नोट नहीं किया आपके हिस्ट्री में ना, तो आप ले पूछा रही भी थी। नहीं। देन आफ्टर शी हैज हिस्ट्री ऑफ द इन दिस प्रेगनेंसी हैज हिस्ट्री ऑफ द एक्सेसिव, हाँ नहीं पूछा, यस मैडम। शी हैज हिस्ट्री ऑफ द एक्सेसिव नाusea vomiting this pregnancy and the blood transfuse, 5 blood transfusion and during the ectopic surgery, and the previous one C-section, also 1 pint of the during the previous C-section. She has side effect of the oral iron, she is not taking any orally hematics. On there is vital BMI is 25, and she is vitally stable. On other system examination is unremarkable. The abdomen saw on the foot, at the foot end there's a abdomen is protuberant due to the gravid uterus. There's hernia is intact, and there is symphysis fundalite is 30 week. High live percentage of fetal sound is audible. She admitted for the correction of the anemia and build up her hemoglobin and the further evaluation workup. जी। एक जुमला सिर्फ इसमें ऐड कर लें, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में मिस कर दिया था कि शी हैड अ मल्टीपल इंजेक्टेबल आयरन्स बट हर एचबी इज Yes, नॉट। madam. IBRN. आई शी took multiple injectable irons but her hp Yeah. is not built up. So workup was done, Yes. In the last, shows yes, a thalassemia workup was minor. done, which was, HB yes, madam. electrophoresis was done, which shows the Okay. thalassemia minor, Okay. thalassemia Okay. trait. ठीक Uh, है। yes. In the treatment, she took the 3 to 4 IBRN doses, but on the repeats CBC, the hemoglobin was the same as previous. So there's no improvement in the hemoglobin and the sign symptom. This is the case of the thalassemia minor. ओके। जैस जी सना। Okay. my patient Sundar, 25-year-old, married for 4 years. She is gravida 5, para 1, abortion 2, ectopic 1, and having a last born child 1 year old, previous one cesarean section. Now she is 28 plus 6 week pregnant according to her date.
My patient Sundas, 25-year-old, married for 4 years, Gravda 5, Para 1 abortion, Para 1 abortion 2 and ectopic 1. Having a last born child 1 year due to previous one cesarean section. Now presented at 28 plus 6 weeks with the complaint of shortness of breath and easy fatigability. And patient has multiple injectable iron but no response, and in the first trimester she is having excessive nausea, vomiting and intolerant to oral iron, and there is no other comorbidity and previous history of multiple blood transfusion after ectopic pregnancy. No pregnancy. On general physical examination, pallor is markedly positive. Other examination is unremarkable, and on obstetrical examination her fundal height is 30 centimeter, coincide with the gestational age, longitudinal cephalic, and now further workup done for her for her anemia, and it comes out thalassemia trait, and now further management be done accordingly. Hello. मैडम आपका माइक ऑफ है। ठीक है, गुड सना, आपने अच्छा किया प्रेजेंट। ठीक है, थोड़ा सा जुमलों को शॉर्ट करने की कोशिश करें, और कोशिश करें जब इस तरह की ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री हो ना जो बड़ी सिग्निफिकेंट है, तो कोशिश करें उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद करें। ठीक है, वरना आपके टेम्पलेट जो है ना मिस हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री हो किसी भी पेशेंट की तो उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद करें। बायोडाटा बताएं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बताएं, फिर थोड़ी सी बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री पे चले जाएं। शुरू में जैसे अभी आप लोग सब ने पहले ही हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू कर दिए, ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप जब इस तरह की कोई हिस्ट्री हो जो ऑब्स्टैटिकल बड़ी सिग्निफिकेंट हो और उसको आप डिटेल बताना चाहते हो तो उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बाद करें। ठीक है, जी डॉक्टर गोरख, ठीक है। हाँ, तो वो फिर आपके लिए बेहतर प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है उसके अंदर। ठीक है, मिसेस सुंदर्स, 24 years of age, married for 4 years, Gravda 5, Para 1, abortion 3, last child born 1 year back, LMP was 10th of September, and presented with gestational amenorrhea of 28 weeks with palpitation, breathlessness, and she had hyperemesis gravidarum, and in pregnancy, and took injectable irons, but HB is not built up, and workup done which shows thalassemia minor. She had no associated chest pain, orthopnea, or fever or cough. And she had regular cycles with no history of HMB, and she had one previous cesarean section due to failure to progress, and one followed by one blood transfusion. And she had an ectopic pregnancy for which she goes into shock and ICU care and have 5 blood transfusions. And she had also 2 abortion first trimester, spontaneous abortions not followed by any blood transfusions. She had no known drug allergy, and और इसके अंदर कोई रेस्ट ऑफ her her family is very supportive on examination. Her BMI is 22 kg per meter square. Pallor is appreciated. Pulse is 90. Rest of the general physical examination is and systemic examination is unremarkable. On symphysiofundal and per abdominal examination, Fenton steel scar is seen. Symphysiofundalized is 30 centimeter with longitudinal lie and cephalic presentation, and fetal heart sound is audible. ठीक है, सो थोड़ा सा जब आप ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री को बाद में लेके जाएंगे तो आप थोड़ा डिटेल से बता सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डॉक्टर फाइंडिंग्स गोरख, प्रेजेंटिंग कंप्लीट। जी, यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशंस तो भी करनी है ना, तो उसमें फिर हम अभी अभी यहीं पे थैलासीमिया माइनर का बता जी देंगे। जी जी जी, वो इसलिए आप बताएंगे क्योंकि ये पेशेंट ने आपको हिस्ट्री दी है कि मुझे ड्रिपें लगी थी। ठीक है, जब आपने सवाल पूछना था, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे बताया क्योंकि इन्होंने ये सवाल स्किप किया
तो अगर ये सवाल पूछती और हमने जब पेशेंट से पूछा था ये सवाल, तो उसने हमें ये बता दिया था कि जी मुझे 3 से 4 स्पून काले टीके लगे थे, लेकिन मेरी एचबी नहीं बढ़ी थी, तो फिर उन्होंने मेरा एक ये टेस्ट करवाया था जिसमें मुझे थैलेसीमिया माइनर आया था। ठीक है, जी जी। समझ आ गई? तो ये सवाल अगर वो पूछ लेती तो मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया कि इस तरह से केस हो सकता है, और आपने वो सवाल अपना पूछना जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसलिए मैंने बताया, वो पेशेंट ने हिस्ट्री दी है ना आपको, तो आपको इस केस समरी में ये बात बतानी पड़ेगी। अब आगे ये तो क्योंकि इस एग्जामिनर को तो आपने इन्वेस्टिगेशंस नहीं ना पूछनी है, इन्वेस्टिगेशंस तो अगले स्टेशन पे जाके होनी है। ठीक है, ठीक है, चलें अब मैनेजमेंट कौन सुनाएगा, और फातिमा के अलावा स्टेशन बी पे हम मैडम आ मैं आपको जाते ना हैं। बात हिस्ट्री सुनाऊंगी कुछ दिन बाद, जब मेरी तभी सारे प्रेजेंट कर लें, क्योंकि आज आप मैंने अभी प्रेजेंट किया ना, अब मुझे लगता है अभी आप जी मैनेजमेंट नहीं नहीं प्रेजेंट करनी आपने? नहीं, वो भी करूँ, नहीं नहीं वो भी करूंगी। जी जी करें, तो करें, अब शुरू करें। दूसरा मैं नाम अभी बता अच्छा देती हूँ, वो मुझे मैनेजमेंट सुनाएंगे। रोमान आप सुनाइएगा मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी जिन्होंने केस समरी और इस केस की केस समरी और मैनेजमेंट वॉइस नोट भेजना है वो मुझे जरूर भेज दें। ठीक है, आई थिंक एक किसी का वॉइस नोट अभी मुझे आया है, तो वो मुझे सुबह मैं फिर उसका फीडबैक दूंगी। आई थिंक गुलशन नहीं भेजा है शायद, या सुंबल ने भेजा है, लेकिन वो मैं सुबह देखूंगी। ठीक है, मुझे नाइट पे एक बस रिमाइंडर दे दो, मैं सुबह फिर फजर के बाद देख के बता दूंगी। जी फातिमा आ जाए, पहले मैनेजमेंट है, फिर जी इसके मैडम, बाद तुरंत रुमान एक ने ना सुनानी है। बात पूछनी थी, सॉरी। हेलो। फिर वो जी जी बाद में अक्सर जेन से निकल जाती है, सो मैंने आपको जी इतना पूछें पूछें। तुरंत एक ना डॉक्टर अरूबा का लेक्चर था इस पे एनीमिया का। हम्म। तो ये हम में से किसी ने प्रेजेंट किया था, मुझे अब याद नहीं है किसने किया था। तो मैडम ने ना उन्होंने कहा कि आई विल काउंसल माय पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस दैट शी इज़ हैविंग एन प्रेगनेंसी विद एनीमिया दैट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर रूबा ने कहा कि आपने ना अनीमिया वाली प्रेगनेंसी को ना हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं कहना, ये तो आप बहुत गलत कहते हो जब आप लिस्ट करते हो। लेकिन मोस्टली जब हमारा जो भी कोई टेम्पलेट होता है मैनेजमेंट का, तो मोस्टली सब लोग यही कहते हैं कि आप इसको हाई रिस्क कहें। तो ये इस पे मुझे बहुत कन्फ्यूजन है कि ऐसे कहना है कि नहीं, क्योंकि मैडम ने उस दिन ना काफ़ी ज़्यादा इस पे वो कहा किया था कि तुम लोगों ने कभी वो देखी है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वाली जो चार्ट्स लगे होते हैं, जो बाहर लिखे होते हैं, तो उसमें अनीमिया जो है, अनीमिया तो अब यूजली पाकिस्तान में उनकी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात ठीक है, अगर सिर्फ सिंपल माइल्ड मॉडरेट अनीमिया है फिर तो जी हाई जी रिस्क आप ना करें उसको। जी, क्योंकि क्योंकि जब वैसे हमने मतलब जब मोस्ट ऑब्स्टेटिकल केसेस हाई रिस्क हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो उसमें डायबिटीज, उसमें हम डिजीजेस तो डाल दे, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन को तो हम हाई रिस्क करते हैं। बट यूजली अब अनीमिया 9 HB के साथ है, सिम्टोमेटिक है, तो फिर तो हम उसको हाई रिस्क उस तरह से कंसिडर नहीं करते। रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है। सिर्फ प्रेगनेंसी विद अनीमिया है तो हम उसको इतना ज्यादा हाई रिस्क नहीं कंसिडर करते। बिल्कुल उनका भी मैं यही पॉइंट था कि अगर जैसे उसके साथ कोई मतलब कोई जैसे कोई क्लैम्शिया मतलब प्री तो क्लैम्शिया वो या कोई होता ना, डायबिटिक। सिर्फ आप देखो ना, हाँ, तो एक फिर है आप बोलो। पेशेंट है सिक 8 HB के साथ आ गई है, ब्रेथलेसनेस सिम्टम्स के साथ आ गई है, तो आप उसको हाई रिस्क नहीं करेंगे। यस यू विल मतलब काउंसल हर रिगार्डिंग दैट यू हैव अ प्रेगनेंसी विद एनीमिया। जी ठीक है, जी, और वो लेकिन इसको अगर बस यही देखें। पेशेंट, अब जैसे आज हमारी वाली पेशेंट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है, तो उसको आप कंसीडर हाई रिस्क करेंगे। समझ आ रही है ठीक बात है। की? इट डिपेंड्स कि सिर्फ सादा अनीमिया का केस है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, तो फिर उसको ना करो हाई रिस्क। ठीक है, उसमें जी सिर्फ ठीक है। डायग्नोसिस बता दो कि यू हैव अ प्रेगनेंसी विद अनीमिया। ओके, जी ठीक। हाँ, ये थोड़ा सा आप इसको उस वक्त केस के हिसाब, लेकिन यूजली हमें जो आ रहे होते हैं एग्जाम्स के अंदर वो हाई रिस्क ही होते हैं, उसके अंदर सादा सा अनीमिया नहीं लेकर आ बैठे हुए होंगे। हम अभी तो मैं आपके साथ सादा सादा ही केस चल रहे हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं है, अनीमिया के साथ हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, थायराइड हो सकता है। ठीक जी है, जी, वो इसी तरह उन्होंने कहा था ना, कि उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ अनीमिया है तो फिर आपने उसको मतलब मोस्टली हम लोग हाँ तो ये सिर्फ टेम्पलेट अनीमिया जो को तो याद नहीं करते लोगे ना, लेकिन अगर अनीमिया के साथ आपके यूजली चीजें होती हैं, जैसे आज वाला आप केस है उसके रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो आप उसको तो नहीं हैं। कह सकते कि ये हाई रिस्क नहीं है।
हाँ जी जी, क्योंकि इसमें तो वो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन और हाँ, साथ में वो ये और केस है, लेकिन अगर सिंपल एक ग्रेविडा 3 पैरा 2 अबॉर्शन 0 प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शन आ गई है, या प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी है और 8 HB है, उस ना करें हाई रिस्क। ये डिपेंड करते हैं फैक्टर्स पे कि हाउ मेनी रिस्क फैक्टर्स इन योर पेशेंट। हाई रिस्क की डिपेंडेंसी इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन, जैसे हम ग्रैंड मल्टी पैरिस्ट को हाई रिस्क में रखते हैं, और ये हर एक अपना प्रोटोकॉल होता है, हर हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल होता है। वहां पे उन्होंने हाई रिस्क ऑब्स्टैटिकल केसेस को आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। ये जैसे मिनिमल सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसमें एक स्टैंडर्ड होता है, इंडिकेटर होता है गायनी का। चलें जी, ओके मैडम। आ जाए मैडम फातिमा, फर्स्ट ऑफ मैनेज ऑल, करें। व्हाट आर रिस्क जी मैडम, फैक्टर्स इन योर पेशेंट? Madam, my patient, Gravida 5 para 1+1, has 3 miscarriages and last childbirth 1 year ऐसे नहीं back. बताने, मुझे And 1 2 3 करके बताइए। आई डोंट वांट द okay, केस um, समरी, just give me the जी मैडम, risk factors, number जी 1, number 2, number 3. okay madam. Madam, my patient has a short pregnancy interval and previous 1 ectopic, 2 miscarriages and 1 ectopic pregnancy. At that time, 5 pint of blood transfusion, and has also passed bad obstetric history and 1 pint blood transfusion at previous one's card and 1 transfusion at that time. And other is patient has a history of weakness and lethargy and shortness of थैलेसीमिया breath. माइनर And बोलिए ना, हिस्ट्री में ओके पता मैडम, जो चल जी गया कि थैलेसीमिया माइनर है। जी मैडम, थैलेसीमिया माइनर। हाँ, तो थैलेसीमिया माइनर का रिस्क फैक्टर में बोले ना, पेशेंट ने बता दिया आपको, हिस्ट्री में ही बता दिया, तो वो आपका रिस्क फैक्टर बन गया। जी ठीक है। मैडम, हम्म। जी मैडम। हाँ, मैडम, पेशेंट ये हैज रिस्क फैक्टर्स हैं, और तो आपके कोई नहीं है। ओके, व्हाट नॉन इन्वेस्टिगेशंस थैलेसीमिया। यू परफॉर्म और यू वांट टू मैनेज दिस पेशेंट? मैडम, ब्लड ग्रुप विद आरएच फैक्टर। जी, ए पॉजिटिव। मैडम, कंप्लीट ब्लड काउंट विद डेट एंड टाइम फॉर हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स एंड टीएलसी काउंट। जी, हीमोग्लोबिन इज 7 ग्राम/डेसीलीटर, टोटल ओके ल्यूकोसाइट मैडम, काउंट इज मैडम, 6000, प्लेटलेट काउंट इज 120 150 70,000। ओके मैडम। मैडम, आई नीड रेड सेल इंडिसेस, एमसीवी, ऑल एमसीआई, रिड्यूस्ड, एमसीआईसी। ऑल रिड्यूस्ड। मैडम, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर फॉर द टाइप ऑफ एनीमिया। हाइपोक्रोमिक हाइपोस माइक्रोसिटिक नहीं है। Madam, I need serum ferritin report सीरम फेरेटिन इज 40। 40. Okay, madam. Madam, I need viral serology, hepatitis B surface antigen, anti-ICV, HIV. नेगेटिव। Okay, madam. Madam, fasting blood sugar and 1 hour post-prandial. नॉर्मल। Normal. Okay, madam, urine complete examination for for नॉर्मल। personal type. Okay, madam. नॉर्मल। Madam, I need dating scan, anomaly सिंगल अलाइव scan, प्रेगनेंसी dating scan. ऑफ 8 वीक्स। मैडम, ये किस डेट को हुआ था डेटिंग स्कैन? ये इसका उसमें हुआ था, अक्टूबर के एंड पे हुआ था। ये मेरा ओके हार्ट मैडम। डेट है 30 अक्टूबर। ओके मैडम, आई नीड anomaly scan for any structural abnormalities. सिंगल अलाइव प्रेगनेंसी ऑफ 21 वीक्स with longitudinal lie and cephalic presentation. Okay madam, AFI madam, I is need 16, placenta is fundal, no gross madam, I anomaly need seen. जी मैडम। मैडम, आई नीड recent scan for fetal biometry, Not placental done, not localization, done, not done, growth scan. not done. Okay madam, I Okay, complete how my did you? investigation. बेटे, उसने आपको हिस्ट्री में बताया कि थैलेसीमिया माइनर था, तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस HB मांग लेना। electrophoresis, जी मैडम, HB electrophoresis। क्योंकि यहाँ पे अगर तो ना होता तो फिर आपको आगे मैनेजमेंट में जाना है, लेकिन हिस्ट्री में एक जी पेशेंट ने थैलेसीमिया कह दिया, तो आप कहें मैडम एज माय पेशेंट टोल्ड मी दैट शी हैड थैलेसीमिया माइनर, सो आई वांट टू सी द HB electrophoresis. मैडम, आई नीड HB electrophoresis।
हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज शोइंग थैलेसीमिया माइनर ट्रेट। फीटल हीमोग्लोबिन इज मैडम 5% थी उसकी। मैडम fetus genetic test present for hemoglobin and husband What will you ask in such patient जो खुद थैलेसीमिया माइनर है? द वेरी नेक्स्ट थिंग आप क्या सोचती हैं? हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, हस्बैंड यस, की एचबी हाँ, एचबी हस्बैंड की इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट डन। not done. Okay, madam, any fetus hb has been done for amniocentesis been done? प्लीज प्लीज प्लीज, जब हस्बैंड का ही नहीं पता तो ये सवाल Okay, आप madam. क्यों पूछेंगे? Okay, madam. पहले तो हस्बैंड अगर पॉजिटिव मैं दूंगी तो आप ये सवाल पूछेंगे, अदरवाइज ये सवाल जी मैम, नहीं पूछेंगी आप। स्टेप वाइज जी मैडम, चलना है। जब आपको हस्बैंड का पता ही नहीं है तो आपने बच्चे को क्यों देखना है? अगर ठीक है। हस्बैंड नेगेटिव है तो क्या बच्चे का ये देखेंगे? नो मैडम। हाँ, तो फिर तो वाई यू आर जी मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, जबकि आपको पिछला स्टेप ही नहीं अभी दिया गया। जी ठीक है, हर स्टेप का एक मकसद होता है। अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर ने आपको ये नहीं दिया तो वो ये देखना चाहेगा आप मैनेजमेंट में क्या करती हो। जी ठीक है, चलें। जी। नाउ हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट नाउ? First of all, I diagnosis my patient very sympathetic way. This is a high risk pregnancy because my patient has previous bad obstetric history and short pregnancy interval and severe anemia with shortness of breath. I counsel about the diagnosis and very empathetic way. I tell the risk factor to maternal risk, either increased risk of preeclampsia and PIH and preeclampsia, increased risk of cardiac output failure because my patient has HbA7, and I tell the patient increased risk of infection in pregnancy and increased risk of PPH at the time of delivery and increased risk of peripheral sepsis and fetal risk, increased risk of preterm delivery, IUGR and IUD and low birth weight. After the counseling my patient, I tell the diagnosis because my patient has thalassemia minor. I admit the patient and after this I complete my remaining investigation and husband HB electrophoresis is done because I tell the patient because the patient has a thalassemia minor and if husband is electrophoresis report normal, then no risk of fetus. If husband carrier, then I tell the patient to having 25% risk of baby has a thalassemia major. So after the counseling the patient and diagnosis, I admit the patient and I transfuse ये हो गया, रिपीट blood ना करें। for 2. मैनेजमेंट पे आपने डायग्नोसिस के लिए काउंसल कर दिया, फिटर लिस्ट बता दी है, एडमिट कर लिए, वह आगे चलें। जी मैडम, I monitor the fetal monitoring, maternal monitoring. I perform the recent scan for fetal biometry and नॉर्मल है, placenta localization. हस्बैंड का Okay, madam. थैलेसीमिया भी नॉर्मल है, आगे चलें। Okay. Okay, madam. After this, I transfuse one bit of blood transfuse, and after 24 hours, I reassess the patient for the symptoms. If then after this, I repeat more transfuse one more blood transfusion, and after 2 pack transfusion, I give the patient. I will need Okay, madam. My aim is to HB is more than 10. I जब आपने transfuse एचबी 10 3 blood. करनी है तो, और थैलेसीमिया माइनर का केस है, तो कितने ब्लड ट्रांसफ्यूज पैक सेल्स लगाएंगी? मैडम 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाँ, तो करूंगी। डायरेक्टली बोलिए कि आई विल ट्रांसफ्यूज हर 3 पैक सेल्स वॉल्यूम विद इंटरवल, assessing the complications and blood transfusion reactions, ओके and ओके monitor मैडम, the patient symptoms and vitals। ओके मैडम। एक एक करके दो आफ्टर दो दिस करके क्यों लगा रही हैं? टारगेट बताएं कि जी मैं आई वांट माय एचबी एज पेशेंट इज 28 वीक्स, सो माय टारगेट एचबी इज 10.5, तो आई विल ट्रांसफ्यूज हर 3 पैक सेल वॉल्यूम। जी मैडम। डायरेक्टली जुमला बोलें, ओके क्योंकि ना तो आप इसको ओरल तो दे सकती हैं, इंजेक्टेबल नहीं दे सकती, ओरल वो जी टॉलरेट नहीं करती है। तो इस पेशेंट का तो हल ही जी सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और कुछ भी नहीं कर सकते इसको। जी मैडम। आफ्टर ओके, दिस ठीक है, पेशेंट ट्रांसफ्यूज 3 then कर दिए।
रिपीट, अब रिपीट एचबी कब होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अब। मैडम 24 आवर्स बाद इसकी एचबी रिपीट हाँ, दैट कराऊंगी। इज इम्पोर्टेंट। इसमें ये नहीं बोलना कि मैं 1-2 हफ्ते के बाद उसकी एचबी रिपीट करूंगी। आप लास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 24 आवर्स के बाद उसकी एचबी रिपीट करेंगे। इफ इट इज 10.5, देन आई विल डिस्चार्ज द जी पेशेंट with red flag signs and monitor counsel about the diet, iron rich जी diet, dates, जी green मैडम। leafy vegetables, liver, cod liver और ये मीट, ठीक है, ठीक रेड है। मीट, जी मैडम। नॉट वाइट मीट, जी मैडम। ठीक है। तो ये बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट है जी मैडम। थैलेसीमिया माइनर के अंदर, डाइटरी एडवाइस। और जी ओरल वो टॉलरेट नहीं कर रही तो आप नहीं देंगे इस केस के अंदर, लेकिन अगर कहीं पे ओरल टॉलरेट हो रही है तो आप ओरल टॉलरेट करवा देंगे। ओके, ठीक है। आपने ओके। उसको टेन आई पॉइंट कॉल। फाइव एच बी होगी, डिस्चार्ज कर दिया, डाइटरी एडवाइस दे दी। आप कैसे मॉनिटरिंग करेंगी, फॉलो अप? When I call for follow up 2 to 4 weekly because my patient has high risk pregnancy, and हम्म। so after, at each visit I check the maternal assessment and fetal assessment, and I perform the fetal scan, and I ask for the patient assess the fetal movement, and perform the growth scan and check the सिम्टम्स भी patient. पूछेंगे ना, उसके सिम्टम्स रिलीव हुए कि नहीं? I asked about the symptom relief and fetal movement okay at that time, and as I call for up next after 2 to 4 week, and my aim is to deliver after 38 week. At 36 week, I discuss the patient mode of delivery, plan of delivery, and long acting contraception advice, and breastfeeding advice, and at 38 week, 39 week, I delivered the patient by C-section by discussing the patient, because my patient has previous patient wish, and other is patient high risk pregnancy, so I deliver by C-section. At the time when patient admit for the C-section, performance HB repeat, and my aim is to at the time of delivery HB more than 10. If patient HB is less, then I arrange two pint of blood range in hand after the C-section, and after discussing the patient, IUCD हाँ, रखवा आप उसको दूंगी, प्लेस डिस्कस करेंगे ना, IUCD। उसकी 10 एचबी है तो आप उसको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज ही करेंगी सिजेरियन के बाद भी, टू रिप्लेस द लॉस ऑफ ब्लड। और मैडम IUCD भी इसमें कह दें कि इसको में भी वो प्लेस कर देंगे PPI IUCD आप एट वो द टाइम ऑफ सी पीपीआईयूसीडी सेक्शन। के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका उसके जी लिए जुमला ये है कि आई विल फॉलो द WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, आई विल डू द एक्टिव जी मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, आई विल ट्रांसफ्यूज blood according to the blood loss, and I will ओके hand over मैडम। the baby to the neonatologist for further checkup and for anemia. And I will जी implement the enhanced recovery program in the post-operative period. I will जी discharge the patient with red flag signs and follow up at 10 to 2 weeks. And I will repeat her HB before the discharge. And then I will give her dietary advice, and I will follow up her at 4 weeks for long-acting reversible contraceptive in the form of copper IUCD. And I will ओके counsel मैडम। the patient to have a pre-pregnancy counseling before going for the next period, and have a build-up of HB, and have a good dietary control, have good diet to for iron-rich diet. ठीक है जी मैडम। जी, ठीक है। मैं इसके साथ साथ ही फीडबैक देती गई और रोकती गई हूँ, इसलिए मैं अलग से अब इसमें कोई जी फीडबैक उस तरह से नहीं देख रही, ठीक है। थैंक यू मैडम। जी मैडम। चलें, मैम अब ये नेक्स्ट इसमें रूम। जी जी, अस्सलाम तो भैया। वालेकुम। मैम ये 28 वीक्स पे थी, तो इसका ये 4 वीकली विजिट ठीक रहेगा ना? जब हम इसको हाँ हाँ, बुलाएंगे तो 4 वीकली 4 वीकली ठीक रहेगा। बुलाएंगे। अभी आपने उसको एडमिट करके उसका ओजीटीटी भी कर लेना है, ग्रोथ स्कैन भी अभी हो जाना है। फिर आप उसको और उसके डिस्चार्ज से पहले आपने इसकी एचबी करवा के इसको भेजना है। तो फिर आप 4 वीकली बुलाएं, उसमें उसके साइन सिम्टम्स को देखें, उसकी ग्रोथ को देखें, और उसकी फीटल मूवमेंट्स को देखें, और उसके बाद उसका स्कैन भी करा लें, ग्रोथ स्कैन। और एचबी सीबीसी भी रिपीट करवाएं 36 वीक्स के ऊपर, उससे दोबारा डिस्कस करें प्लान ऑफ डिलीवरी,
और उसका सीबीसी फिर 36 वीक्स पे आप करवा लेंगी। और अगर उसके 2 पैक सेल्स आप उसके इन हैंड रखेंगे, क्योंकि एक तो आपने लाजमी ट्रांसफ्यूज करना होगा, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम भी अगर लॉस हो सिजेरियन में तो 700 ml तो होता ही है। ठीक है, तो आप एक उसको जी ट्रांसफ्यूज मैडम। कर सकते हैं पैक्सल टू बिल्ट अप ऑफ एचपी, क्योंकि वो इंजेक्टेबल तो आप उसको दे ही नहीं सकते और ओरल वो टॉलरेट नहीं करती है। ठीक है, तो उसको फिर आपके पास हल हर सूरत में नीमिया के लिए आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है, और आप कुछ नहीं दे सकते उसको, या डाइटरी एडवाइजेस दे सकते हैं उसको। ठीक है, जी हाँ फिर मैडम। मैं भूल जाती हूँ, थ्रम्ब आई विल असेस हर फॉर द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, जी मैडम। वीटी मैम रिस्क इसमें ये हर असेसमेंट के विजिट लिए। पे जो हम बुला के सीबीसी करा रहे हैं तो एमएसयू कराना चाहिए, थैलेसीमिया ट्रेट है ना, या ना कराएं? क्या चीज? मिड स्ट्रीम यूरिन मैम, मिड स्ट्रीम यूरिन पहले वो तो एमएसयू। डॉक्टर फोबिया उसमें करवाते हैं, सिकल सेल में वो करवाते हैं जो सिकल सेल में एमएसयू होता करवाते है इन्फेक्शन देखने के लिए। सही। थैलेसीमिया ट्रेट में हैं। यूटीआईज नहीं होता, थैलेसीमिया ट्रेट में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एनीमिया ही रहता है, उसके HB9 से ऊपर जाती ही नहीं है। ठीक है, सही। थैलेसीमिया यूजली बिल्कुल ये पेशेंट भी देखे ना, ग्रेविडा 5 चली गई लेकिन कभी थैलेसीमिया के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। वो तो उसको मल्टीपल जब मैडम ये इंजेक्टेबल आयरन चले गए उसके बाद उसकी HB बिल्टअप ही नहीं हुई, साथ की साथ ही रही। तो फिर डाउट हुआ कि यार इसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के देख लें कि ट्रेट ही ना हो ये तो तब डायग्नोस हुई, लेकिन ग्रेविडा 5 तक चली गई है, पता ही नहीं चला कि वो थैलेसीमिया ट्रेट है। मैडम इसमें हम पीपीएच का जिक्र कर सकते हैं कि जो लास्ट में हमने ये सारा इसका मैनेजमेंट प्लान किया तो उसमें जो हमारा मैनेजमेंट लाइक डिस्कशन करेंगे उसमें लास्ट क्लोजिंग वर्ड ये यूज़ कर सकते हैं कि वी आर विजिलेंट फॉर द वो तो हमने कहा विल पेशेंट डू द डज नॉट एक्टिव एंड अप इन। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू प्रिवेंट द ओके। पीपीएच। तो जुमला हमने बोलना है, सब में बोलना है ये जुमला, सिर्फ इसी केस में नहीं। आपने जहां पे नहीं करनी वो कार्डिक में आएगा, एक केस है कि जिसमें आपने एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करनी होती, बाकी सब में तो आपने एक्टिव मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, वो बिल्कुल बोलना है आपने, पीपीएच को प्रिवेंशन भी करनी है और पीपीएच में नहीं जाने देना, विजिलेंट भी लेना है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। एनहांस रिकवरी मैम प्रोग्राम ये में जब जो पेशेंट obstetrical का एनहांस रिकवरी प्रोग्राम होता है उसका एक पार्ट पर वजाइनल ब्लीडिंग भी होता है। मैं मैम एनहांस इस रिकवरी पेशेंट प्रोग्राम से पहले का भी मैंने शेयर किए थे सारे डिटेल्स में, तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। एनहांस रिकवरी प्रोग्राम को एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। उसके अंदर फ्लूइड मैनेजमेंट होती है, इनपुट आउटपुट चार्ट होता है, ऑप्स के केस के अंदर ब्लीडिंग होती है, एनेस्थीसिया केयर होती है चाहे वो रीजनल हो चाहे वो जीए हो, फिर उसके बाद उसकी वुंड केयर होती है, ड्रेसिंग्स को होती है, ड्रेन्स अगर हैं तो ड्रेन्स को देखे जाता है। ठीक है, और उसके सही। अंदर आपकी अर्ली मोबिलाइजेशन होती है, अर्ली एनपीओ ब्रेकअप होता है। ठीक है, और मिनिमम आईवी फ्लूइड्स होते हैं, ज्यादा कम से कम फ्लूइड देना होता है उसमें। एनहांस मैम रिकवरी इसकी ये प्रोग्राम। जो मोड ऑफ डिलीवरी है इसके बारे में पूछना था कि ये प्रीवियस वन थी ना ये जैसे पेशेंट? पिछला उसका सेक्शन की रीजन क्या थी? मैम वो मैंने सुना नहीं। हाँ, उसने कहा मैडम मुझे उसने दर्दें कहा था लगी कि थी, फेलियर टू अनएबल टू टॉलरेट प्रोग्रेस द था पेन। वो हाँ, फेलियर टू फेलियर टू प्रोग्रेस प्रोग्रेस था। की। और उसने कहा मेरे से दर्दें बर्दाश्त ही नहीं हो रही, आप मेरा ऑपरेशन कर दें। ठीक है, तो फेलियर टू सही। प्रोग्रेस को आप ट्रायल ऑफ लेबर ना ही दें तो बेहतर है। डॉक्टर ठीक है। कुरत, इसमें डॉक्टर फातिमा ने 38 का है, तो हम इसमें वैसे आइडली तो 39 तक ही, क्योंकि और कोई फैक्टर नहीं है इसमें। 38 to 39 बोलिए, 38 तक ना जाएं, 38 to 39 का वर्ड बोलें इसमें। ठीक है। प्रीवियस वन है, 39 तक जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो 37 हो जाते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं सारे, चैट जीपीटी से ठीक। गूगल से देख कर आए हुए होते हैं कि टर्म थर्टी वैसे सेवन डॉक्टर की होती उनके है। स्कार भी खुले ही होते हैं, वैसे ये भी है, होते भी होते हैं और स्कार भी किसी के कोई इतने अच्छे नहीं होते। हाँ, थर्टी नहीं कुछ सेवन के थर्टी बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो आजकल पेशेंट 37 वीक्स करके आया हुआ होता है, वो चैट जीपीटी और गूगल करके आया हुआ होता है, टर्म तो होगी आप कर दें, मैं बड़ी तंग आई हुई हूँ। तो 39 तक तो प्रीवियस वन भी नहीं जाता, प्रीवियस टू तो बहुत दूर करता है। ठीक है,
चलें एक और करें ना, सही। रुमान आप करें प्रेजेंट, टाइम ना ठीक है। वेस्ट करें, टाइम वैसे शॉर्ट जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। कुलर, मैं बस मैनेजमेंट स्टार्ट कर रही हूँ. आई काउंसिल माई पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस एज शी इज हैविंग थैलेसीमिया माइनर and I will tell her about the fetal-maternal risk in the mother, worsening of anemia, preterm delivery, dysfunctional labor, APH and PPH, and in the baby, inheritance of thalassemia, low birth weight, NICU admission, and prone to infection. I will involve MDT, and I will admit the patient and send her husband HB electrophoresis, and also send her OGTT and growth scan. Then I will counsel my patient um, about the blood transfusion, as my patient is having 7 HB and my aim is to transfuse her 3 blood to keep her iron, keep her HB level above 9. 9 के हैं या 10 के हैं डॉक्टर 10 कुलर, 10 क्योंकि 10 डॉक्टर रुतबा टारगेट तो टारगेट 9 है. 10 ही रखना है, ठीक है. टारगेट अपने स्ट्रेस ओके. ट्राइमेस्टर वाइज रखना है। Okay, my target is to keep her HB 10 gram per deciliter. Before transfusion, I will counsel her about 10.5 बोलिए, 28 के ऊपर 10.5 है, जो गाइडलाइन में 10.5. लिखा हुआ है बोलना वही है। ठीक है. And before I will counsel her about the transfusion reaction, and I will monitor her vitals, and after each transfusion I will assess her sign and symptoms, her vitals, and also I will check her pulmonary edema. Then I will repeat her HB after 24 hours. Once my my target levels are achieved, I will discharge my patient and counsel her about lifestyle modification, iron-rich diet, and also I will advise her to visit 2 weekly. On each visit, I will assess her HP. I'll ask her sign and symptoms, and check her symphysiofundal height. Uh, Growth scan will be done 4 weekly. At 36 weeks, I will counsel her about I'll counsel her about mode of delivery, analgesia, anesthesia, breastfeeding, contraception. पीपीआईसीडी भी तो दे सकते हैं डॉक्टर कुरत, हम 4 वीक्स पे क्यों उसको, पीपीआईसीडी के लिए भी तो काउंसिल कर सकते हैं ना उस हेलो। वक्त. हेलो. हेलो. जी आपकी हेलो. आवाज आ रही है, आ रही है. ओके ओके. डॉक्टर कुरत 4 वीक्स पे हमने बाद में क्यों, हम उस वक्त पे तो पीपीआईसीडी के लिए उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं 36 वीक्स पे, या नहीं? पीपीआईयूसीडी के साथ इसलिए नहीं हम उसको दे सकते, एक तो शी इज प्रोन टू इन्फेक्शन, कर सकते हैं, नॉट दैट कि हम नहीं कर ओके. सकते, लेकिन चूंकि थैलेसीमिया माइनर का केस है और अनीमिया है साथ में और पीपीएच का रिस्क होता है, तो हमने रिस्क असेसमेंट के साथ फिर कुछ चीज़ों को देखना होता है, उसमें एक रिस्क फैक्टर ये आ जाता है, तो बेहतर है इसको ओके. इंटरवल आईयूसीडी के लिए लेकर जाएं। ओके. I'll I'll discuss with my patient. Uh, I will admit for my patient for elective cesarean section at 39 weeks. Before section, I'll repeat her HB and keep my blood arranged according to her HB status. Then after section, enhanced recovery program will be initiated. I'll check her active management of third stage of, I'll do active management of third stage of labor and assess her for thromboprophylaxis. Once my patient is discharged, I will call her after 10 days for stitch to check her wound, and also I will repeat her HB and counsel her for dietary advice. Then after postpartum, I will call her on follow-up after 2 weeks and 4 weeks. Then I will counsel my patient for pre-pregnancy counseling and build-up of HB for next pregnancy. गुड, ठीक है, ठीक है, इन्हीं जुमलों को आप लोग एक एक दफा लिख लिया करें, ठीक है। मैं देखती हूँ मेरे पास, मैं दोबारा लिख के एक दफा ग्रुप में भेज देती हूँ कि आपने क्या मैनेजमेंट जैसे आपने करनी है, काउंसलिंग रिगार्डिंग डायग्नोसिस, तो ये भी मैं जैसे स्क्रीन शेयर भी आपसे हो रही है, जिसमें देखिए मैंने बताया भी हुआ है कि आपने उसको काउंसल करना है। कहाँ गया हिस्ट्री वाली, ये रही, ठीक है, नजर आ रही है ना, ये देखें।
तो इसके अंदर आप देखें कि आपने आई विल काउंसल अबाउट डायग्नोसिस, आई विल एडमिट द पेशेंट एंड डू द मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस, और फिर आप एंटीनेटल जहाँ से वो गई है वहां से एडमिशन में क्या क्या करूंगी, इसमें आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में डाइटिशियन आएगा, हिमाटोलॉजिस्ट आएगा, ठीक है। तो जो जितने भी थैलेसीमिया के केस होंगे उसमें आपने हिमाटोलॉजिस्ट को जरूर इन्वॉल्व करना है, ठीक है। सो इसकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में आपकी हिमाटोलॉजिस्ट आएंगे, तो वो आपने जरूर, वो फातिमा ने भी मेंशन नहीं किया और रोमान ने भी मेंशन नहीं किया, तो वो आप जरूर बता दें, ठीक है। ठीक है डॉक्टर। यस मैडम। जी, कोई चीज मिस हो गई है मेरे से भी तो वो प्लीज आप बता दे, कोई बताना चाहता है तो, या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अच्छा डॉक्टर मैडम बहुत अकबर, ये शुक्रिया। ग्रोथ कैंप का थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि ये कब कब करवाने होते हैं। आगे मैं ट्वेंटी किसी को एट सुन वीक्स रही पे, थी तो वो कह थर्टी रहे टू थे कि वीक्स आप पे, 28 वीक्स पे, 24, कुछ 26 वीक से शुरू हो जाते हैं, 28 पे कराना है, 32 पे कराना है, फिर 36 पे कराना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मिनिमम 2 ग्रोथ स्कैन्स होने चाहिए। जी जी, अरुषा आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया, सीरम फेरेटिन कराना होता है, ठीक है। उसी ठीक से है तो मैडम। हम मेजर का मैडम और उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ये आप देखें ना, जो आपका अनीमिया का एसओजीपी का चार्ट है ना, ठहरे मैं आपको वो दिखा देती हूँ एक दफा। जी पूछें, आप कुछ पूछ रही थी, मैं उतनी देर में निकालती हूँ एसओजीपी का। मैडम अनीमिया की वजह से मोड मतलब टाइम ऑफ डिलीवरी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? नो नो ये नो तो हमने नो नो, अपनी ऑब्स्टेटिक रीजन टाइम से उसको प्रीवियस टाइम वन। ऑफ, हाँ, टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो आपके अदर ऑब्स्टैटिकल मोड ऑफ डिलीवरी आपकी ऑब्स्टैटिकल की वजह से सिजेरियन होगा, अदरवाइज अनीमिया की वजह से आप नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। इवन अगर ये प्रीवियस स्कार ना होती और फेलियर टू प्रोग्रेस की वजह से स्कार ना होता और फिर इतना शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी इंटरवल ना होता, तो शायद आप इसको ट्रायल ऑफ लेबर की बातें भी कर सकती थी, लेकिन चूंकि अब नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है ये अनीमिया के चार्ट? यस मैडम, जी, नजर आ रहा है। स्लाइड नजर आ रही है ना, इसके अंदर मैं आपको आगे दिखाती हूँ जहाँ पे, हाँ, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये देखिए ना, आपका जहाँ पे आपने सीरम फेरेटिन लेवल करवाया है, आपका सीरम फेरेटिन लेवल्स अगर रेज्ड आ रहा है या इवन नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर हीमोग्लोबिनोपैथीसीज, थैलेसीमिया ट्रेट ये आप कर सकते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर नॉर्मल आ रहा था, ठीक है, कम नहीं आ रहा था, ठीक है। 30 to 100 माइक्रोग्राम तक आयरन स्टडीज आपकी नॉर्मल आ रही हैं, ठीक है। लेस देन 30 होगा तो माइक्रोग्राम होगा तो आयरन डेफिशिएंसी होगा, ठीक है। और अगर रेज्ड है तो मोर देन 100, मैक्सिमम लेवल 100 है। इस पेशेंट का 40 था तो वो नॉर्मल था, तो वो थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, नॉर्मल भी हो सकता है और रेज्ड भी हो सकता है। सिर्फ रेज्ड में ही नहीं, रेज ज्यादातर मेजर में होता है, ठीक है। ठीक है। तो ये इसके अंदर सिर्फ ये जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वाला है ना, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये वाला जो है ये जरा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे TIBC लेस देन 45 है और ये यहाँ पर TIBC जो है वो यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है। ये उल्टा किया हुआ है इन्होंने, बस इतना, ये बस इस चार्ट में सिर्फ इतनी सी गलती है बस। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ना वो कम होगी, ठीक है, आयरन रिप्लीशन में, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी फंक्शनल डेफिशिएंसी में, ठीक है। बस ठीक है। इतना सा ये इस चार्ट के अंदर न ठीक कर लें, बाकी सारा ये चार्ट, ये यही आपने रट्टे लगाने हैं इसी के, ये देखो इसके आगे उन्होंने वैल्यूज भी लिखी हुई हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपको RBC इंडिसेस की वैल्यूज अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलें, अब आई थिंक अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, और थोड़ा मैंने थैलेसीमिया माइनर का एक केस ले लिया कि इस तरह से हो सकता है पेशेंट, जरूर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये लाइव पेशेंट है। तो लाइव पेशेंट्स में भी नॉट ओनली वन, एक दो और भी इस तरह के केसेस थे, लेकिन वो चूंकि इतने इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट ऐसे लो रिस्क थे तो मैंने उनको नहीं रखा। तो ऐसे हो जाता है कि ग्रेविडा 3 ग्रेविडा 4 आ रही हूँ और आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि वो थैलेसीमिया माइनर जा रही है, ठीक है।